स्टूडेंट, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम शेयर्स को इशू करते हैं, राइट। इनको इशू करने से पहले कहाँ इशू होते हैं, कंपनी में इशू होते हैं, उसके फीचर्स, मीनिंग, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। कितने तरह के शेयर्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर हमारे 3rd के अंदर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने समझा था कि क्या प्रोसेस रहती है जब हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर को इशू करते हैं, जब भी कभी कंपनी, तो वो प्रोसेस हमने डिस्कस की थी। एट पार पे इशू किया है, एट प्रीमियम पे इशू किया है, या फिर डिस्काउंट पे इशू किया है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, फॉरफीचर ऑफ द शेयर एंड री इशू ऑफ द शेयर। ये सभी चीजें हमने 1 बाय 1 डिस्कस की थी, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में। छोटे छोटे पार्ट से वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर 2024-2025 के अंदर। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स को क्या करने जा रहे हैं, हम रिडीम करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था तब टाइप ऑफ शेयर के अंदर कि हमारे जो शेयर होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं और एक हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, राइट। इक्विटी शेयर का कभी भी मैच्योरिटी टाइम नहीं होता, वो तो कंपनी के लाइफ टाइम तक ही चलती रहती है। जब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी वालों को क्या मिलता है, उनका दिया गया इन्वेस्टमेंट की गई को पैसा दिया जाता है उनको वापस, राइट। तो यहाँ पे तो कोई टाइम ही नहीं होता, ये टाइम होता है, ओनली टाइम होता है मैच्योरिटी टाइम, ठीक है, कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम। बट ये बात की जाती है जब कभी अपने प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्या मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ मैंने डिस्कस किया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होते हैं, इररिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका छोटा सा मतलब बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडीमेबल का मतलब, या फिर मैं कहूँ रिडम्पशन का मतलब। जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स जब हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, हमें अपने मेच्योरिटी टाइम का पता है कि इतने साल के बाद मुझे ये पैसा क्या है कंपनी मुझे वापस देगी, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि ये शेयर हमारे पास क्या है, ये शेयर हमारे पास रिडीमेबल शेयर्स है, राइट। जहां पर आपकी क्या चीज फिक्स हो, मैच्योरिटी डेट आपको पता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल है, राइट। अगर मेरे को ये पता है कि मेरे को ये नहीं पता कि मेरी मैच्योरिटी डेट है कितनी, लाइफ टाइम तक चलती जा रही है, पता नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे, राइट। इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होते। अब बात की जाती है रिडीमेबल की, मैंने अब बताया, जिनका हमें मैच्योरिटी डेट पता होती है और इस डेट पे कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि हाँ, मुझे जिन्होंने मेरे को पैसा दिया था, जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसा दिया था, अब कंपनी को ये पता है कि 3 साल के बाद मुझे ये पैसा क्या करना है, वापिस रिटर्न करना है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल। या फिर मैं कहूँ कि रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर का मीन्स कि वो टाइम आ चुका है जहां पर कंपनी क्या करने वाली है, अपने शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने वाली है, उस टाइम को बोला जाता है। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, या फिर मैं कहूँ किसी की भी पेमेंट करनी है कंपनी को, तो कंपनी कहाँ से पेमेंट करेगी? ऑब्वियस है, उसकी बैलेंस शीट आपको पता है, बैलेंस शीट जो होती है आपकी, ये जो आपकी डेबिट साइड है, एक तरफ आपकी क्रेडिट साइड है। वैसे इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होती, वैसे याद करने के लिए बोल दिया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी, ठीक है, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो क्या है आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज पोर्शन होता है, ठीक है, और आपके राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, आपका सारे के सारा एसेट साइड होती है, राइट। और इन दोनों का जो समेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। लायबिलिटीज के ऊपर आप पहली बात क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नाम से होती है आपकी बैलेंस शीट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी जो बैलेंस शीट है वो कैसी नजर आ रही है, यहाँ पे इक्विटी नजर आ रही है, यहाँ पे प्रेफरेंस नजर आ रहा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में ना कम से कम 10 बातें हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा इन 10 बातों के साथ, ठीक है। सो ध्यान से सुना इस बात को। और आपके पास डिबेंचर के पास है, इक्विटी से मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए रेज किए हुए थे, प्रेफरेंस से आपने 7 लाख रुपए रेज किए थे, डिबेंचर से आपने 7 लाख रुपए रेज किए थे, तो टोटल कितना हो गया, 21 लाख रुपीज हो गए। देन उसके बाद इधर साइड मान लीजिए सन्ड्री एसेट्स थी, ठीक है, आपके पास पूछेगा एसेट्स है जिनका टोटल क्या है, टोटली 21 लाख है, तो यहाँ पे 21 लाख हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है, पेमेंट करने के लिए मेरे पास कौन सा सोर्स है, सन्ड्री एसेट्स है। अच्छा, आपको पता है जब हम पेमेंट करते हैं किस प्रोसेस में करते हैं,
लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट की जाती है। क्रेडिटर दैट मीन्स हमारे डिबेंचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारी इसकी पेमेंट होती है डिबेंचर्स की, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस ही करते हैं, आखिरी में जो पैसा बचता है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, राइट। ओके, मैंने कहा कि डिबेंचर्स को अगर यहाँ पे एक बार नजर डाले, डिबेंचर शेयर होल्डर अभी बहुत ज्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि अभी इनकी लायबिलिटी कितनी है, कंपनी को कितना पे करना है, 7 लाख पे करना है। कंपनी को कितना पे करना है, 7 लाख पे करना है। किसको करना है? इन डिबेंचर होल्डर को पे करना है। और कंपनी के पास सोर्स कितने हैं, 21 लाख के हैं। तो कहने का मतलब ये इसके 3 गुना कंपनी के पास अवेलेबल है ना। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है कि इन केस कंपनी को थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है जितना कंपनी को हमें देना है वो क्या है, कंपनी के पास उससे 3 गुना पैसा रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मैंने प्रेफरेंस की पेमेंट पहले कर दी और डिबेंचर्स की पेमेंट मैं बाद में होल्ड करके रख रही हूँ तो क्या होगा, फिर मेरी बैलेंस शीट का रूप कुछ इस तरीके से होगा। डिबेंचर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यहाँ पे 7 लाख के नजर आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स कितने की हो जाएगी, ऑब्वियस है, इन दोनों का बैलेंस यहाँ पे इतना है, पेमेंट यहीं से तो की होगी ना, तो यहाँ पे 14 लाख रह जाएंगे, तो यहाँ पे 14 लाख रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखा कंपनी ने, और इवन जो शेयर होल्डर्स है वो बिल्कुल टेंशन में आ गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारी पेमेंट कितनी करनी है, 7 लाख करनी है, कंपनी के पास कितने सोर्सेज अवेलेबल है, 14 लाख है। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल 2 गुना ही अब कंपनी के पास हमारे लिए पैसा बचा है। तो पहले सिक्योरिटी ज्यादा थी क्योंकि कंपनी के पास हमारे लिए 3 गुना पैसा ऑलरेडी रखा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर डिबेंचर होल्डर्स ने देखा कि कंपनी के पास प्रेफरेंस की पेमेंट करने के कारण हमारे जो है सिक्योरिटी लेवल डिक्रीज हो गया है। सो इस वजह से रिडम्पशन जब हम करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट रिजर्व बना के रखते हैं। रीजन यही है कि जो आपके क्रेडिट डेटर्स हैं, इनको इनकी सिक्योरिटीज को इस वजह से जो क्या है डिबेंचर्स होल्डर्स का रिस्क क्या हो गया, डे बाय डे बढ़ते जाने लगा। सो दैट्स अ रीजन कंपनी ने ये फॉर्मूला अपनाया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज को देखते हुए ना जो आउटसाइडर्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो भी इन चीजों को देखती है कि हाँ कंपनी अपने डेटर्स की, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की पेमेंट कैसे कर रही है, क्या उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा है या नहीं है। सो इसीलिए बोला गया है कि जब भी कंपनी क्या करने वाली है, रिडम्पशन करेगी, मीन्स की अपने शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट करेगी, तो उस टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, जितनी उसको रीपेमेंट करनी है उसके लिए उसे कम से कम अपना CRR बनाना पड़ेगा। CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये जो CRR है ये कहाँ से क्रिएट होगा, ये कहीं और से होगा या फिर कंपनी अपने ही प्रॉफिट में से ये क्रिएट करेगी। क्वेश्चन इज दैट, बहुत समझने वाली बात है। सुनो, कंपनी के पास अब CRR क्रिएट होता है बच्चे अपने प्रॉफिट में से ही होते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जितने भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है उसमें से हिस्सा ही होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट लेक्चर था वो बेस है कहीं ना कहीं इसी वाले चैप्टर का, थोड़ा बहुत की टर्म्स आपको थोड़ी सी रेलिवेंट लगे, राइट। हमने ये पढ़ा था EBIT, इंटरेस्ट माइनस किया, देन उसके बाद EBT आया, बिफोर अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हमने जो अमाउंट निकला था इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, टैक्स को माइनस करने के बाद EAT निकला। अब ये बच गया बेटे प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है कि टैक्स की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, अब जो पैसा बचा है ना उस पैसे में से हम अपने खर्चे के लिए कुछ क्या निकाल के रख देते हैं, एज अ रिजर्व के तौर पे रख देते हैं। होता प्रॉफिट का हिस्सा है, बस उसका नाम बदल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसमें से जनरल रिजर्व निकाल दिया। अब मुझे शेयर्स को रिडीम करना है तो मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व निकाल दिया। कुछ भी निकाल सकती हूँ मैं, ठीक है, इसमें से मतलब अपने हिस्से मैंने मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निकाल दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व निकाल दिया। मींस कि मेरे को ये है कि फ्यूचर में मुझे खर्चा होने वाला है तो इसमें से मैं कुछ पार्ट क्या करती रहूंगी, हर साल निकालती रहूंगी, राइट। तो जो पैसा बचेगा बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, देन उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी वालों का होता है। यही हमने डिस्कस किया था। तो CRR हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट में से ही क्या होता है अपना हम निकाल के रखते हैं। इतना समझ में आया, थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सुनो भाई,
ये इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर डिस्कशन होगा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल आता है, 100% आता है, तो जरूरी है कि मैंने जितने भी टॉपिक करवाने वाले हूँ, 11 टॉपिक इसके अंदर, हर एक के ऊपर एक क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है। मेरे शब्द में बार बार डिबेंचर आ रहा है, क्योंकि डिबेंचर का टॉपिक मैंने कल ही करवाया था, दैट्स अ रीजन। अगर मैं डिबेंचर बोलूँ तो उसको प्रेफरेंस समझ लेना, ठीक है, पहले बता रही हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी रीपे और बाय बैक इट्स प्रेफरेंस शेयर। या तो उनकी रीपेमेंट करेगी, मीन्स कि इनको जितना पैसा हमने उनसे लिया था उनको उतना ही पैसा वापस लौटा रही है, या फिर जितने शेयर्स उनको बायबैक भी किए जाते हैं, मीन्स कि मार्केट में जो अपने शेयर हमने इश्यू किए थे ना, उनको दोबारा से परचेज किए जाते हैं, उसे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडम्पशन कहेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स टिपिकली हैव द फिक्स्ड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स हमने पढ़ी थी कि इनकी फिक्स्ड डिविडेंड होती है, लिक्विडेशन के टाइम इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है उनकी एसेट्स के में, ठीक है। और इनका प्री डिटरमाइन क्या होता है, एक पीरियड होता है कि किस कंडीशन में हम ये क्या करने वाले, इनको टाइम ड्यूरेशन के बाद इनको रिडीम करने वाले। मोस्टली क्या होता है, मैक्स टू मैक्स आपके 20 ईयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का, किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसा होल्ड करके रख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो 20 साल से ज्यादा क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स का पैसा यूज कर सकते हैं, बट अप टू 30 ईयर। मीन्स की मैच्योरिटी टाइम बता रखा है कि कितने मैक्सिमम टाइम तक कंपनी किसी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज कर सकती है, ठीक है। मिनिमम अपना 20 है नॉर्मल कंपनीज के अंदर, इवन मैक्सिमम भी उनका 20 है, ठीक है। मिनिमम तो डिपेंड करता है कि कितने साल तक उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और मैक्स टू मैक्स वो क्या कर सकते हैं, 30 ईयर्स तक है, बट स्पेसिफिक है कि मैन्युफैक्चर कंपनी है या फिर नॉर्मल कंपनी है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 आता है हमारा, टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 2 कहते हैं कि जब हम रिडीम करते हैं तो हम कुछ एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इज द लीगल एस्पेक्ट एंड दिस इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। हम पहले लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे।